अच्छा, टेक्सोनॉमी क्या होती है? टेक्सा मीन्स लीडर। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? डिवीजन। हमने क्लासिफिकेशन कर देनी है, डिवीजन कर देनी है जानदारों की यानी ऑर्गेनिजम्स की इनटू ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। यानी जिन ऑर्गेनिजम्स में कोई सिमिलैरिटीज़ हैं उनको एक ग्रुप में कर देना है और डिफरेंसेस वालों को अलग में कर देना है। फॉर एग्जांपल हमने इसमें क्या करना है कि वो कह रहे हैं कि हमने इसमें बेसिकली करना क्या है? क्लासिफिकेशन करनी है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन करनी कैसा है? वो कह रहे हैं कि हमारे पास क्लासिफिकेशन करनी है ऑर्गेनिजम्स की ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। यानी जो सिमिलैरिटीज़ हैं और डिफरेंसेस हैं उनकी बेस पर हमने क्लासिफिकेशन करनी है। फॉर एग्जांपल अब देखा जाए तो ह्यूमंस जो हैं और जो मॉन्कीज़ हैं वो आपस में कितने ज़्यादा रिलेटेबल है, बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हैं ये लोग। ठीक है, मॉन्कीज़ और ह्यूमन जो हैं इनके सिस्टम्स यानी जो इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम वगैरह हैं, ऑर्गन्स हैं, ये सारी चीज़ें सिमिलर हैं। इवन दो कुछ अर्सा पहले तक ऐसा साइंटिस्ट का मानना है कि मॉन्कीज़ पहले होते थे और उन्होंने एवोल्यूशन करके ह्यूमंस बने। मॉन्कीज़ हमारे बाउजदाद हैं, ऐसा कहते हैं साइंटिस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब बेसिकली इसमें होगा क्या कि अब हमने क्या देखा कि भाई ह्यूमंस में जो क्रोमोसोम नंबर है हमारे पास वो कितना है? 46। और फॉर एग्जाम्पल मॉन्कीज में कितना है? 48। इस बेस पे हमने देखा कि ये डिफरेंस है इनके अंदर। ठीक है, अगर तो क्रोमोसोम नंबर सेम होता तो हमने दोनों को ही कह देना था कि ये तो एक ही ग्रुप में कर दो। ठीक है, लेकिन नहीं, हमने क्या मॉन्कीज का अलग ग्रुप बना दिया, ह्यूमन का अलग ग्रुप बना दिया। इसी तरह से हमारे पास देखो स्पैरोज हैं और क्या है? पिजन्स हैं। ठीक है, स्पैरोज और पिजन्स। हमने क्या देखा? हमने बोला कि ये तो बिल्कुल सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आया? इनके कलर में डिफरेंस आया और दूसरी चीज़ उनकी हाइट में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्पैरोज और पिजन्स एज कम्पेयर बड़े होते हैं। तो बेसिकली सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेसिस पर हमने एक ग्रुप अलग कर दिया ना। हमने जो छोटी हाइट वाले थे और जिनका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश सा था उनको हमने क्या कह दिया? स्पैरोज का ग्रुप है। और जो थोड़े से कलर्ड थे और जिनकी हाइट थोड़ी सी जो है ना स्पैरोज के कंपेयर बड़ी थी तो हमने क्या कह दिया? पिजन्स का ग्रुप है। तो इसी तरह से हमने क्या करनी है? क्लासिफिकेशन करनी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी जानदार की ग्रुप्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। उनकी सिमिलैरिटीज़ की बेस पे और उनकी डिफरेंसेस की बेस पे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हेल्प टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। अब क्या करें? क्लासिफिकेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब करते हैं तो वो हेल्प क्या करता है कि ऑर्गेनाइज करे और अंडरस्टैंड करे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, यानी जो वेराइटी है लाइफ की उसको अंडरस्टैंड करने में टेक्सोनॉमी हेल्प करती है। आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज़। अगर कोई न्यू स्पीशीज़ है तो जाहिर है उनकी क्या होगी? आइडेंटिफिकेशन होगी, उनकी शनाख्त होगी। ठीक है, इसी तरह से वो कह रहे हैं हमारे पास एंड स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि साइंटिस्ट कहते थे कि सबसे पहले सब जो थे ना मॉन्कीज़ थे। मॉन्कीज़ जैसे जैसे वक्त के साथ साथ बढ़ते गए तो उन्होंने एवोल्यूशन करके वो किस में कन्वर्ट हो गए? ह्यूमन में। तो ऐसा कहा जाता है साइंस में कि हमारे जो दादा या अबाउजदाद, यहाँ आप लोग कह सकते हैं कि हमारे जो अनसेस्टर्स हैं, ठीक है, जो हमारे पूर्वज कह लो आप लोग, वो हैं, वो बेसिकली कौन है? वो मॉन्कीज़ हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एवोल्यूशन हुई। एवोल्यूशन में उन्होंने थोड़े से चेंजेस किए अपने अंदर और वो ह्यूमंस में कन्वर्ट हो गए। तो ये क्या हुआ? ह्यूमंस का मॉन्की के साथ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कि हम लोग पहले मॉन्कीज हुआ करते थे। तो वो यही बात कर रहे हैं कि टेक्सोनॉमी की बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? इजीली अपने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में पिजन और स्पैरोज को माना जाता है कि इनकी भी आपस में क्या हुई? एवोल्यूशन हुई है। स्पैरोज ने एवोल्यूट करके पिजन में चेंज हुए हैं और ये सब। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से टेक्सोनॉमी से हम क्या कर सकते हैं? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को ईजिली जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या आती है? ecology. What is ecology? Ecology is the branch of biology that deals with the relationship between organism and their environment. अब जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जानदार है और उसका जो इन्वायरमेंट है, उनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, ये हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी डेफिनेशन यहाँ तक। इकोलॉजी हेल्प्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड एड्रेस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है? यानी लाइफ से रिलेटेड जितनी भी वेराइटी है उसको कंजर्व करने में, बचाने में बहुत इकोलॉजी हेल्प करती है और एड्रेस करती है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को। अब ज़ाहिर है ह्यूमन की वजह से या ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो भी इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फॉर एग्जांपल पोल्यूशन हो रहा है ये ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से, ह्यूमन की जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं या फैक्ट्रीज हैं, उनकी वजह से इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम आ रही है ना,
तो ये सारी चीज़ें हम लोग इकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। द फूड चेन फॉर इंस्टेंस, फूड चेन का क्या मतलब होता है ये अभी मैं आपको बताती हूँ। द फूड चेन फॉर इंस्टेंस इलुस्ट्रेट द, ये बस इतना सा आप लोग ये साइड लाइन काट दो, आप बस ये दो फॉर एग्जाम्पल द फूड चेन, ठीक है। अब फूड चेन में बेसिकली क्या होता है, फूड चेन में होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे का खाना है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल जो ईगल है, ठीक है, जो ईगल है ना वो किसको खाती है, वो स्नेक्स को खाती है, ठीक है। और जो स्नेक्स है ना वो आगे से जो हमारे पास कोई भी स्मॉल जो होते हैं ना ऑर्गेनिजम्स उनको प्रे करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से क्या होता है, ये फूड चेन चलती है सारी की सारी की, एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे को खाता है और दूसरा तीसरे को खाता है, और इस तरह से पूरी चेन होती है हमारे पास, ठीक है। ये चीज आ जाएगी। तो अब हमारे पास देखो कि वो क्या कह रहे हैं कि इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, बेसिकली ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप क्या है हमने उसको पढ़ना है। यहाँ तक आपकी डेफिनेशन हो जाएगी और फिर आप उसकी इंपॉर्टेंस में या स्कोप में लिख दोगे कि इकोलॉजी हेल्प्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड एड्रेस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल फूड चेन। तो तीन चीज़ें आपके पास आ गई, पहली डेफिनेशन, दूसरा आपके पास स्कोप की हेडिंग दोगे, और तीसरे में आप लोग लिख दोगे एग्जाम्पल, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी। और लिखना कैसे मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। यहाँ पे आप लिखोगे डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में आप लिखोगे कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट, डेफिनेशन में चीज़ आ जाएगी। उसके बाद स्कोप में आप क्या लिखोगे कि ये किस लिए यूज़ होता है। ये स्कोप मैंने भी जो बताया कि इकोलॉजी हेल्प टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, पहली ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करती है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ताकि हम लोग जो है बायोडाइवर्सिटी उसको बचा सकें। और दूसरी चीज़ में क्या लिखेंगे हम लोग कि ये इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करती है, ठीक है, यानी उनको जो है ना वाजिया करती है कि ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं। और फॉर एग्जांपल में आप लिखोगे फूड चेन, सिंपल इज दिस, आपके पास 3 हेडिंग्स बन जाएंगी और आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आज जो मेरीन बायोलॉजी, मेरीन किसको कहते हैं, अंडर वाटर को, ओशंस को, ठीक है। तो जो डीप ओशंस में हमारे पास या ओशंस के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है उनकी स्टडी को या ओशंस की स्टडी को मेरीन बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेरीन बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस, ओशंस के अंदर जो लाइफ, क्योंकि मेरीन का मतलब क्या होता है ओशन, और बायोलॉजी मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी। तो ओशन के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी है या लाइफ की स्टडी जो है उनको हम कहते हैं मेरीन लाइफ। फॉर एग्जांपल ओशन के अंदर जो फिशेज होती हैं, वेल्स होती हैं, ठीक है, इस तरह से स्टार फिश वगैरह ये सारे ओशन के अंदर रहती हैं ना स्पीशीज ये सारी, तो ये क्या होंगी, ये मेरीन बायोलॉजी के अंडर पढ़ेंगी हम इनको, ठीक है। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड ओशन की बायोडाइवर्सिटी, ये ओशन के अंदर जो वेराइटी है ना, बायो मीन लाइफ और डाइवर्सिटी मीन वेराइटी, तो ओशन के अंदर जो लाइफ की वेराइटी है ना, फॉर एग्जांपल स्टार फिश एक वेराइटी है, उसके बाद जेली फिश एक वेराइटी है, वेल्स एक वेराइटी है। तो ओशन के अंदर जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है ना, लाइफ की वेराइटी है, उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, डिस्कवर करती है न्यू स्पीशीज को। जाहिर अब ओशन को जैसे हम स्टडी करेंगे, अभी तक सिर्फ 5% ओशन डिस्कवर हुआ है, तो बाकी भी अभी उन्हें डिस्कवर करना बाकी है, तो उसमें क्या होगा, न्यू स्पीशीज डिस्कवर होंगी। और एड्रेस करता है मेरीन कंजर्वेशन इशूज को। कंजर्व का क्या मतलब होता है, बचाना। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कि अगर आप कभी सी व्यूज पे गए हो तो वहाँ पे लोगों ने कितना गंद कचरा वगैरह सब फेंका होता है, तो उसकी वजह से वो जो लोगों ने कचरा वहाँ फेंका होता है उसकी वजह से जो ओशन के अंदर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनकी लाइफ, फिशेस की लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो यही बात करें कि एड्रेस करता है मेरीन कंजर्वेशन इशूज को, कि मेरीन लाइफ को कंजर्व कैसे किया जाए, बचाया कैसे जाए, उन इशूज से रिलेटेड बात करता है, ठीक है। तो ये चीज होगी। अच्छा, मेरीन बायोलॉजी की आपने जो डेफिनेशन है ना वो यहाँ तक लिखनी है, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विद डील द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस, ये हो जाएगी डेफिनेशन आपके पास। फिर आप ये चीज लिख दोगे स्कोप में, कि स्कोप में क्या लिखोगे, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओशन की बायोडाइवर्सिटी, ये पहला पॉइंट बना देना, डिस्कवर करते हैं न्यू स्पीशीज को, दूसरा पॉइंट। और तीसरा क्या है कि ये मेरीन लाइफ जो है उसको किस तरह बचाया जाए उसको पढ़ता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल में आप लिख लो कोरल रीफ सपोर्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ मेरीन लाइफ। अब अगर आपने यहाँ पे कोरल रीफ के बारे में नहीं लिखना तो आप लिख दो कि सिंपली द स्टडी ऑफ वेल्स फिशेस, ठीक है। ये सारी आप किस में लिख दोगे, मेरीन बायोलॉजी में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो जाएगी मेरीन बायोलॉजी में।
ओके, मेरीन बायोलॉजी में हमने सारा देख लिया कि इस तरह से हमारी जो चीज़ें हैं ना ये आती हैं। अब हमने कोरल रीफ की बात की थी, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि व्हाट आर द कोरल रीफ्स, बेसिकली कोरल रीफ्स क्या होते हैं। तो बेसिकली ना ये स्ट्रक्चर होते हैं, आप अगर इसको गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मोर अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। ये कलर्ड से होते हैं ना, कोरल रीफ जो होते हैं कलर्ड से होते हैं, और ये ना सी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर होते हैं और हार्ड कोरल्स होते हैं, और ये होम होते हैं थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज के लिए, जो फिशेज वगैरह जो भी रहती है ना छोटे स्पीशीज, उनके लिए ये होम होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, डेंस होते हैं। ठीक है, तो ये कोरल रीफ्स होते हैं, हमारे पास कलर्ड से होते हैं, सी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट इज पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी में ना हमने क्या पढ़ना होता है कि ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनिजम्स, जो भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस बीमारियां होंगी ना वो सारी पैथोलॉजी में पढ़ेंगे हम। तो पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीजेस, देयर कॉज एंड इफेक्ट्स। ये होगी हमारे पास डेफिनेशन कि डिजीज कौन सी है, उसकी कॉज यानी उसकी वजह क्या है, कोई डिजीज हो रही है, और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है बॉडी के ऊपर। ये डेफिनेशन होगी हमारे पास। आगे आ जाओ स्कोप पे, आपने स्कोप की हेडिंग देनी है और स्कोप पे क्या लिखना है, पैथोलॉजी हेल्प्स इन द डिजीज डायग्नोसिस। अब पैथोलॉजी जाहिर है अगर हम डिजीज को पढ़ेंगे तो उसका इलाज भी पढ़ेंगे, तो ये किस में हेल्प करता है, डिजीज की पहली चीज होगी हमारे पास ये किस में हेल्प करेगा, पहली हो गई ये डिजीज की डायग्नोसिस में हेल्प करेगा। ठीक है, स्कोप हम लिख लेते हैं कि पहली चीज किस में आ जाएगी, ये डिजीज की डायग्नोसिस में हेल्प करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या हो जाएगी हमारे पास, प्रिवेंशन में। प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव में, कि फॉर एग्जांपल कोई डिजीज है, फॉर एग्जांपल कैंसर है, अगर उससे बचाव है तो वो हम कैंसर को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं। तीसरी चीज वो हमारे पास बोल रहे हैं कि उसका ट्रीटमेंट। ठीक है, और ट्रीटमेंट में किस तरह से हम उस डिजीज को किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो बेसिकली तीन चीजें होगी पैथोलॉजी के स्कोप में, कि डिजीज हमारे पास है क्या, डिजीज की डायग्नोसिस करेंगे, फिर डिजीज से बचा कैसे जा सकता है उसकी प्रिवेंशन देखेंगे, और ट्रीटमेंट क्या है, उसका इलाज क्या है वो देखेंगे। ठीक है, आगे ये स्कोप हो गया। फिर उसके बाद आप एग्जाम्पल में क्या चीज लिखोगे, एग्जाम्पल आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल पैथोलॉजी स्टडी हाउ अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ जो है ना हमारे पास सेल्स कॉज कैंसर। ठीक है, अब ये चीज होगी हमारे पास कि जो हमारे पास एक होते हैं नॉर्मल सेल्स, अगर तो सेल्स ना बनते जा रहे हैं अनकंट्रोल्ड नंबर में डिवाइड हो जा रहे हैं ना, तो वो क्या कॉज करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि हमारे पास जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, यानी जो पैथोलॉजी को स्टडी करते हैं, वो देखते हैं कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन कैसे हो रही है सेल्स की, और वो किस तरह से कैंसर को कॉज कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी पैथोलॉजी में। यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दोगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे विद द डेफिनेशन। डेफिनेशन लाजमी लिखनी है, डेफिनेशन को नहीं छोड़ना। ठीक है, ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी क्या होती है हमारे पास, आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको हम लोग पोलियो के कतरे पिलाते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं। ये बेसिकली क्या होती है, इम्यून सिस्टम में जो होती है ना उनको रेजिस्ट करने के लिए, ताकि उसका इम्यून सिस्टम अच्छा रहे और उनको ये बीमारियां ना हो सकें। तो इम्यूनोलॉजी जो होती है ना, इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड द रोल अगेंस्ट डिजीज। अब इम्यूनोलॉजी में ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है डब्ल्यूबीसी, जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना हमारे पास, ये जो जो भी कोई बाहर से एजेंट आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल अगर किसी को जुकाम है, अगर जुकाम के कोई फ्लू के एजेंट्स बाहर से आ रहे हैं बॉडी के अंदर, फ्लू के एजेंट्स हैं, ठीक है, ये अंदर आ रहे हैं बॉडी के, तो डब्ल्यूबीसी ने ना इनके खिलाफ खड़े हो जाना है, लड़ना है। ठीक है, तो जो डब्ल्यूबीसी होते हैं ना, ये हमारे पास जो होते हैं एलो सिक्योरिटी काम कर रहे होते हैं हमारे अंदर, कि किसी जो एजेंट्स आ रहे हैं जो अच्छे नहीं है हमारी बॉडी के लिए, उनके खिलाफ लड़ सकें। तो इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो इसमें हमने क्या पढ़ना है कि इम्यूनोलॉजी में क्या होता है कि वो ब्रांच है जिसमें हम इम्यून सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, जिस तरह अभी मैंने बताया कि इम्यून सिस्टम का पहला कंपोनेंट क्या है, डब्ल्यूबीसी। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, चीजें होती हैं। तो जो इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनका रोल पढ़ते हैं कि वो डिजीज के अगेंस्ट यानी डिजीज के खिलाफ किस तरह काम करता है, ये हमने इम्यूनोलॉजी में पढ़ना है। ये डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद इम्यूनोलॉजिस्ट, ये स्कोप में आप लिख लोगे। ठीक है, स्कोप में क्या लिखोगे, इम्यूनोलॉजिस्ट स्टडी टू डेवलप वैक्सीन, वैक्सीन बनाते हैं, ट्रीट करते हैं ऑटो इम्यून डिजीज को। ऑटो इम्यून का क्या मतलब है, जो बॉडी अगर अपने खिलाफ जो है ना, जिस तरह आप देखो डब्ल्यूबीसी मैंने क्या बोला था कि बाहर से अगर फ्लू के एजेंट आ रहे हैं तो उनके खिलाफ लड़ेगी। लेकिन अगर डब्ल्यूबीसी नॉर्मल बॉडी है हमारी और बॉडी की अपनी बॉडी के ही खिलाफ काम करना शुरू कर देती है, तो ये क्या होती है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है। कि कोई भी बॉडी जो है, बॉडी के अंदर जो डब्ल्यूबीसी या जो इम्यून सिस्टम है वो बॉडी के अपने नॉर्मल फंक्शन को ही खराब करने लग गया, तो उसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं।
आपके इम्यून सिस्टम ऑटो हो गया, खुद ब खुद काम करने लग गया और बॉडी को ही खराब करे जा रहे हैं, ठीक है। एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज टू द इन्फेक्शन, और इम्यून रिस्पॉन्सेज जो होते हैं ना, हमारे पास कोई भी बीमारी हो गया उसके खिलाफ खुद ब खुद जो इम्यून रिस्पॉन्स हो रहे होते हैं ताकि बीमारी खुद ही जो है ना ठीक हो जाए। आपने देखा होगा अक्सर फ्लू भी खुद ही ठीक हो जाता है, तो वो क्या होता है कि वो इम्प्रूव, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्स कर रहा होता है इन्फेक्शन को। तो ये चीज हम किस में पढ़ेंगे, इम्यूनोलॉजी में। इसकी दो चीजें, डेफिनेशन और स्कोप है। नेक्स्ट आ जो फार्माकोलॉजी पे। फार्माकोलॉजी में क्या होती है, फार्मा का लफ्ज फार्मेसी से निकला है। आप जब फार्मेसी पे जाते होगे वहां पे क्या होता है, सिंपल मेडिसिन होती हैं, तो फार्मा का लफ्ज फार्मेसी से निकला है, इसलिए बता रही हूँ कि डेफिनेशन से नाम से डेफिनेशन निकाला करो। तो फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, ड्रग्स की जो, फार्मा मीन्स ड्रग, और ड्रग्स की जो स्टडी होती है, ड्रग्स की यानी मेडिसिन की जो स्टडी होती है उसको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। इट इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। जाहिर चीज, अगर हम ड्रग्स को पढ़ेंगे तो उनके जो इफेक्ट्स हैं, असर होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, उनको भी पढ़ेंगे। दिस हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू ड्रग्स। ये किस लिए हेल्पफुल होता है कि अगर हमने कोई नई डेवलप करनी है ना, कोई नई ड्रग बनानी है, तो उसमें हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है फार्माकोलॉजी की स्टडी का। फॉर एग्जाम्पल, न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड दैट यूज्ड टू किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कोई एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी मतलब खिलाफ, बायोटिक्स मीन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के खिलाफ जो एंटीबायोटिक्स जो हम बनाते हैं ना, जो हमारी बॉडी में अगर बैक्टीरिया चला गया तो उनके खिलाफ जो एंटीबायोटिक्स आपने देखा होगा अक्सर बच्चों को भी देते हैं, तो वो डेवलप करते हैं हम लोग ताकि बैक्टीरिया को किल कर सकें और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी फार्माकोलॉजी होगी। अब इसमें आपने फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन लिख देनी है, वो आप यहाँ तक लिख देना बेशक, ठीक है। और एग्जाम्पल में ये चीज आ जाएगी कि ये हमारे पास एंटीबायोटिक्स की डेवलपमेंट में यूज होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज हो गई, ये हमारी थी मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पार्ट 2, और ये यहाँ पे हमारे पास खत्म हो गया। इसको अच्छे से याद करना इस तरह से, जिस तरह मैंने बताया, डेफिनेशन, स्कोप और एग्जांपल के साथ करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से याद करना। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, ठीक है।